Good morning, students. Now, today we are doing 11th class Physics Chapter 1, and the name of Chapter 1 is Bhautik Jagat, or you can say Physical World. Let's start with questions. Question number 1. विज्ञान से क्या तात्पर्य है? अभी तक के बच्चों आपने 10th में साइंस पढ़ी है. साइंस में सब कुछ मिला जुला दिया रहता है. आपको थोड़ी सी बायो, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स मिलजुल के दिए रहते हैं. बट अब आप लोगों की स्ट्रीम डिफरेंट हो गई है. यू गाइज आर फ्रॉम बायो और यू गाइज आर फ्रॉम मैथ्स, बोथ बैकग्राउंड, एंड नाउ यू हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंडिविजुअली. अब इनकी सेपरेट और डेप्थ में आपको टॉपिक पढ़ने होंगे. सो लेट्स बिगिन. विज्ञान से क्या तात्पर्य है? आंसर: प्रायोगिक प्रेक्षण प्राकृतिक घटनाओं तथा नियमों के वैज्ञानिक तर्क पर सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं. जो भी प्राकृतिक घटना घटती है, जैसे कि बारिश का होना, बिजली का चमकना, चुंबक का चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी भी प्राकृतिक घटना का वैज्ञानिक तर्क पे लॉजिक कौन से लगेंगे? साइंटिफिक लॉजिक लगेंगे. उस पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है. प्रश्न 2. भौतिकी से क्या तात्पर्य है? अब हम ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या होती है. जो चैप्टर है, जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की हम डेफिनेशन जानेंगे. आंसर: भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है. विज्ञान की कौन सी शाखा है? सबसे पहले तो जैसे केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है, वैसी भौतिकी भी विज्ञान की एक शाखा है. साइकोलॉजी भी विज्ञान की एक शाखा है. डिफरेंट ऑर्थोडोलॉजी हो गई एंड मेनी मोर. तो भौतिकी एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं. फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द क्विटविस से हुई है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति, अर्थात भौतिकी वह विषय है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. भौतिकी को किन किन शाखाओं में विभाजित किया जाता है? आंसर: बच्चों, भौतिकी को मेनली 2 भागों में विभाजित किया जाता है. फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चिरस्मत भौतिकी एंड मॉडर्न को कहते हैं आधुनिक भौतिकी. पहला जो डिवीजन है वो है क्लासिकल फिजिक्स. इसमें 1900 ईस्वी से पूर्व के भौतिकी संबंधी आविष्कारों को लिया गया है. इसके अंतर्गत यांत्रिकी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है. क्लासिकल फिजिक्स कौन सी होगी? जो 1900 ईस्वी पूर्व जिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया था और जो कॉन्सेप्ट्स इन्वेट किए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. जैसे कि 1900 पहले कौन कौन सी आई थी? यांत्रिकी हो गया, प्रकाश हो गया, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व. नाउ मॉडर्न फिजिक्स. इसमें 1900 ईस्वी के बाद के आविष्कारों एवं सिद्धांतों का समावेश है. इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, नाभिक, क्वांटम यांत्रिकी एवं इत्यादि. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान बताइए. किन्हीं 4 इंडियन साइंटिस्ट के आपको नाम बताने हैं जिन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया हो. तो सबसे पहले आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस. कौन आते हैं? सत्येंद्र नाथ बोस. इन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी दी, स्टैटिक्स इन्होंने बनाई थी. सेकंड आते हैं सर सीवी रमन. सर सीवी रमन ने क्या किया था? अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया था. क्या किया था बच्चों? अणुओं द्वारा, मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया था, या लाइट की स्कैटरिंग करके दिखाई थी. थर्ड आते हैं मेघनाथ साहा. इन्होंने क्या किया था? तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था. फोर्थ है जगदीश चंद्र बसु. इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रेक्षण दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले दो यंत्रों में लगने वाले भौतिक सिद्धांत बताइए। आप आपकी डेली लाइफ में कौन से दो यंत्रों का उपयोग करते हैं एवं उनमें कौन सा भौतिक सिद्धांत लगता है। सबसे पहले विद्युत मोटर। प्रत्येक घरों में मोटर होती है बच्चों, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? उसमें विद्युत चुंबकत्व का प्रिंसिपल काम करता है। सेकेंड ले लेते हैं हम रेडियो या फिर टीवी टेलीविजन। इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का नियम काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? उत्तर, विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने के कारण अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। क्योंकि ये सेक्शन बहुत ब्रॉड है बच्चों, जितना पढ़ेंगे उतना ही और आते जाएगा, इसलिए इन्हें बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड किया गया है। जैसे कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी, गणित मैथ्स, चिकित्सा विज्ञान मेडिकल इत्यादि। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्य से क्या तात्पर्य है? उत्तर, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, अर्थात जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य और द्रव्यमान, द्रव्यमान से अगर मान हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ द्रव्य। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें अपना स्वयं का कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है। द्रव का अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे पत्थर, लोहा इत्यादि। इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना बच्चों द्रव से, लिक्विड नहीं है ये। द्रव्य यानी द्रव्यमान से हटके बना द्रव्य, कुछ भी हो सकता है। ये कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर, लोहा एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। ये 10th में भी ऊर्जा का चैप्टर होता है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, पावर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप कई होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एक्सेट्रा। यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी, ऊष्मा हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी और यू कैन से, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियस एनर्जी एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भौतिकी के 3 नवीनतम आविष्कारों के नाम लिखिए। कौन से 3 नवीनतम आविष्कार थे फिजिक्स के जो पहले आए? पहला था लेजर, देन कंप्यूटर एंड देन अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें कुछ ज्यादा ही करंट फ्लो हो उसे अति चालकता कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द्रव्य तथा ऊर्जा की तुल्यता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हु सेड दैट द्रव्य एंड ऊर्जा कैन बी कंपेरेबल, इनमें तुल्यता हो सकती। किस वैज्ञानिक ने कहा था ये कि द्रव्यमान और ऊर्जा में तुल्यता हो सकती है? आइंस्टाइन ने कहा था। और उन्होंने किसके थ्रू इसे दर्शाया था? आइंस्टाइन की इक्वेशन थी एक, जिसे कहते हैं E = mc², राइट। E = mc², where m is द्रव्यमान and E is energy। क्वेश्चन नंबर 12, उस बल का नाम लिखिए जो सदैव आकर्षी होता है। ऐसा कौन सा बल है जिसमें सदैव आकर्षण की प्रकृति होती है? बच्चों, जो बाकी के बल होते हैं वो प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्ट करें, डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट एक बल ऐसा है जिसमें सदैव आकर्षण का गुण पाया जाता है और वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी के ग्रहों को भी अपना इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, निम्न बलों को उनके बढ़ते परिमाण के क्रम में लिखिए। ये बताना है कि सबसे कम से शुरू करना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में होगा? यहाँ पे जो हमें 3 ऑप्शन दिए उसमें सबसे कम है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल एंड सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है नाभिकीय बल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्या सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर,
हाँ, सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रीनेल ने इसमें परिवर्तन कर दिया तथा प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मान लिया था। तो बिल्कुल इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस अभिधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन कैप्लर नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने अपने 3 सिद्धांत और दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, उस प्रबलतम बल का नाम लिखिए जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नाभिक के लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा वो नाभिकीय बल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर कितना होता है? रेंज पूछी गई है आपको कि जो सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी रेंज कितनी होती है? उत्तर, उसकी रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर कोटि का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्न आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम न लिखिए। स्थिर आवेश या फिर गतिशील आवेश, यहाँ पे 2 आपको आवेश दिए गए हैं, उनके द्वारा कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आपको बताना है। जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बट जब आवेश गति करने लगे, गतिशील अवस्था में आए, तब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नाउ लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, क्रमबद्ध प्रेक्षण का क्या अर्थ है? क्रमबद्ध नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो कि सीक्वेंस में हो, 1 by 1 हो, डिसिप्लिनरी हो। सो द आंसर इज, किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक सर्वप्रथम सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। अभी का सबसे रिसेंटली अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? जो वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है कोविड-19 को लेकर के, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रमबद्ध प्रेक्षण का। सबसे पहले वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले जानवरों पे, चूहों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसके बाद उनकी पूरी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट हो रहे या नहीं हो रहे हैं। फिर उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं कि कितने लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट आया और कितनों में नेगेटिव आया। सो दिस इज कॉल्ड क्रमबद्ध प्रेक्षण। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, परिकल्पना का निर्माण करने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्राप्त प्रेक्षणों एवं आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक द्वारा कुछ कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं। इन कार्यकारी नियमों को परिकल्पनाएं कहते हैं। आपको कोई भी प्रेक्षण करना है, उसके लिए कुछ रूल्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तभी तो आप बात आगे रख पाएंगे, उस प्रेक्षण को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन नियमों को फॉलो करना ही क्या कहलाता है? परिकल्पना का निर्माण कहलाता है। जैसे कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सबको पता है कि इसके नियम क्या होंगे। हमें सबसे पहले एक सैंपल लेना है और उस सैंपल से वैक्सीन बनाने के नियम यही है कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर नहीं करा सकते। उस वायरस का सबसे वीकेस्ट और यू कैन से अ डेड फॉर्म इट विल एंटर इन द बॉडी, तभी वो वैक्सीनेशन सही से बनेगी। तो ये एक नियम है जो सालों से चला आ रहा है कि आप वीक वायरस को बॉडी में एंटर कराते और इसे ही इनडायरेक्टली वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये हुआ परिकल्पना का निर्माण। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण कैसे करते हैं? उत्तर, परिकल्पनाएं बनाने के उपरांत इसकी सत्यता को जांचा जाता है। बिल्कुल जो हमने सोचा है क्या वो सही सोचा है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा परिकल्पनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा भविष्यवाणियां की जाती है तथा इन भविष्यवाणियों को नए प्रयोगों द्वारा सत्यापन किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे भी हल्के फुल्के रिजल्ट आते हैं उसको देखकर वो लोग सोचते हैं कि हाँ आगे का जो बड़ा रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, भविष्यवाणी करेंगे और फिर उस भविष्यवाणी का नए प्रयोगों द्वारा सत्यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धांत की स्थापना कैसे की जाती है? उत्तर, यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। अब जो आपने निष्कर्ष सोचे थे या जो भी भविष्यवाणियां सोची थी वो पूरी हो गई आपके एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो वो सिद्धांत अब परिकल्पना नहीं रहा, अब वो सिद्धांत बन गया। अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधित करके या बिल्कुल नई परिकल्पना की स्थापना करके
उसकी सत्यता का परीक्षण करके फिर सिद्धांत बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी नियम की स्थापना कैसे की जाती है? उपयुक्त सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य होता है। अब यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य है, तो इसे नियम का रूप दे दिया जाता है। अन्यथा सिद्धांत को संशोधित करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके उसकी सत्यता को परख कर नियम स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिकी एक प्रारंभिक विज्ञान क्यों है? उत्तर, भौतिकी के अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। एवरी काइंड ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग दैट कैन अटेन अ स्पेस, जो भी स्थान लेती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बनी है, डेफिनेटली। अतः विज्ञान की किसी भी शाखा के अध्ययन की कल्पना भौतिकी के नियमों के बगैर नहीं की जा सकती। आप कोई भी ब्रांच में चले जाइए, वेदर इट इज केमिकल, वेदर इट इज मेडिकल, विदाउट फिजिक्स आगे बात नहीं बढ़ेगी। अतः भौतिकी को मूलभूत या प्रारंभिक विज्ञान माना गया है। तो पहला साइंस किसे कहते हैं बच्चों? फिजिक्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक विधि क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन से हैं? अनुसंधान कार्यों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी मेथड यूज की जा रही है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके विभिन्न चरण निम्नानुसार है। पहला, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्रमबद्ध प्रेक्षण। दूसरा, परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। थर्ड, परिकल्पना पर आधारित परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ, अंतिम सिद्धांत, लास्ट रूल। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है? उत्तर, भौतिकी का या भौतिकी से विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संबंध है। मतलब फिजिक्स बाकी की ब्रांच से कैसे रिलेटेड है। विज्ञान के प्रत्येक विषय का किसी न किसी रूप में फिजिक्स से संबंध है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम भौतिक, फिजिक्स एंड मैथ्स कैसे रिलेटेबल है। भौतिकी के नियमों को सामान्य तथा गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों तो देखेंगे कि जो भी डेरिवेशन होते हैं, जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम थियरी, उसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं। मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस द रूल ऑफ फिजिक्स हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। अतः भौतिकी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को गणित का प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बच्चों, फिजिक्स अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए मैथ्स के बेसिक रूल आपके क्लियर होने चाहिए। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणित का जितना ज्यादा ज्ञान रखता है, वह व्यक्ति दिए गए समयांतराल में भौतिक के अधिक से अधिक सिद्धांतों को आसानी से समझ सकता है। गणित भौतिकी की भाषा है, अतः गणितीय ज्ञान के बिना प्रकृति के नियमों को समझना, व्याख्या करना या खोज करना संभव नहीं है। आधुनिक सिद्धांतिक भौतिकी की द्रुत गति से विकास में गणित एक शक्तिशाली औजार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, उपग्रह आदि भौतिकी एवं गणित की संयुक्त देन है। नाउ, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। परमाणु संरचना का अध्ययन भौतिकी की सहायता से ही किया जाता है। इस अध्ययन के आधार पर ही आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस अध्ययन के आधार पर संयोजकता तथा रासायनिक बंध की प्रकृति को समझने में सहायता मिली है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है, जिसके आधार पर किसी पदार्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा का पता लगाया जाता है। एक्सरे किरण तथा न्यूट्रॉनों के विवर्तन का अध्ययन भी भौतिकी के अंतर्गत आता है। भौतिकी का रसायन से इतना गहरा संबंध है कि रसायन की एक शाखा का नाम ही भौतिक रसायन है। ट्रू। भौतिकी और जीव विज्ञान।
प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जीव विज्ञान में बहुतायत में किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो भी होती है, लाइट वाली माइक्रोस्कोप, उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इन उपकरणों की सहायता से कोशिका की संरचना को समझने में सहायता मिलती है, सेल का स्ट्रक्चर समझने के लिए। एक्स किरणों एवं न्यूट्रॉनों के विवर्तन के अध्ययन से न्यूक्लिक अम्लों की संरचना को समझने में सफलता मिलती है। साथ ही साथ किसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं? न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फलस्वरूप विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। मतलब यू कैन से कि और भी जो भी बायोलॉजिकल मेथड्स होती है वो भी फिजिक्स की हेल्प से समझी जाती है। विभिन्न प्रकार की मशीनें एवं चिकित्सा उपकरण विभिन्न चिकित्सा कार्यक्रम में सहायक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिकी ने समाज पर क्या प्रभाव डाला है? आंसर, बिना भौतिकी के समाज की कल्पना अधूरी है। विदाउट फिजिक्स देयर इज नो सोसाइटी। भौतिकी में हुई प्रकृति से तकनीकी विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भौतिकी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, संचार, परिवहन तथा प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकी के आविष्कारों जैसे कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन इत्यादि का व्यापक रूप में उपयोग हो रहा है। चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में तो हम बिना भौतिकी के आविष्कारों के उपयोग के किसी बात की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके अलावा भौतिकी के विभिन्न आविष्कारों के मनुष्य के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। आज मनुष्य किसी भी सिद्धांत या तर्क को जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए तब तक स्वीकार नहीं करता। स्पष्ट है कि आज पूरा समाज विज्ञान अनुकूलित हो गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंतन धारा बदल गई है, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिकी का अध्ययन कर उसके नियमों और सिद्धांतों से अवगत हो जाए ताकि बदलते युग के साथ अनुकूलन कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे वैज्ञानिकों के नाम लिखिए तथा आविष्कार बताइए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। जैसे कि न्यूटन ने क्या किया था? जिनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा था, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने, और साथ ही साथ गति के नियम दिए। 1, 2, 3 नियम दिए थे। किस देश के? इंग्लैंड के। सेकंड, गैलीलियो ने क्या किया? इनके देश का नाम पता रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, साइंटिस्ट का नाम पता रखो और उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया वो, दैट इज इनफ। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ दूरबीन, टेलीस्कोप का भी दिया था। थर्ड आते हैं मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था। देन मैक्स प्लांक ने क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी दी थी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। देन बैकरेल एंड मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, इन्होंने बताया था रेडियो एक्टिविटा एंड रेडियम। जी मैरकॉनी, इन्होंने बेबार का तार, वायरलेस कुछ हो सकता है, वो वाला कंसेप्ट इन्वेंट किया था। देन आते हैं जे वार्डिन, इन्होंने ट्रांजिस्टर का किया था। डब्ल्यू पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत। नाउ 1.4 भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। जो भी फिजिकल लॉ होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। फर्स्ट, साइंटिफिक लॉ, वैज्ञानिक नियम, उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, वैज्ञानिक नियम कहते हैं। वे कथन जो यह बताती है कि ये प्रकृति कैसा व्यवहार करती है, वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। ये नियम प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के पुनरावृत्त प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त होते हैं। इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होता। दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। कोई भी दो पिंड हो, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश है, पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है, तो उनमें प्रतिकर्षण पाया जाएगा। अगर असमान आवेश है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तो उनमें आकर्षण पाया जाता है। ये वैज्ञानिक नियम है।
ये वैज्ञानिक नियम है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, या समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण क्यों नहीं होता, तो इस प्रश्न का सामान्य यही उत्तर होगा कि प्रकृति इसी प्रकार व्यवहार करती है। यू कैन नॉट हेल्प इट, नेचर ऐसे ही बिहेव करता है। वैज्ञानिक नियमों को सामान्यतः सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र निम्न है। 10th क्लास में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल्स टू, हियर F इज अ फोर्स, is equals to g m1 m2 divided by r square, where g is gravitational constant, m1 m2 are the different mass of different things, and r is the distance between two different things. F बल है, g गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m1 m2 दो अलग अलग पिंड के द्रव्यमान है, r उन दो पिंड के बीच की दूरी है। नाउ वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत में क्या डिफरेंस होते हैं? वैज्ञानिक नियम प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो नेचर के बिहेवियर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। जैसा नेचर बिहेव कर रहा है वैसे नियम होंगे। सिद्धांत मनुष्य अपने द्वारा बनाता है। सेकंड, नियम कभी भी गलत नहीं होते। नियम कभी भी गलत नहीं हो सकते क्योंकि जो प्रकृति में हो रहा है वैसे ही नियम होंगे। सिद्धांत गलत हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार सिद्धांत में संशोधन किए जा सकते हैं। यहाँ अब कुछ तकनीकी उपलब्धियां है, साथ ही साथ वो उपलब्धियां या जो भी इन्वेंशन है वो किस वैज्ञानिक नियम पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले आता है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन किस नियम पे काम करता है? न्यूटन की गति के नियम पे काम करता है रॉकेट नोदन, तीसरे नियम पे वो भी। फिर दूसरा है अंतरिक्ष यानों एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रेक्षण। यह न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम पे काम करता है। फिर आता है ऊष्मा इंजन, वातानुकूलन या रेफ्रिजरेटर। ये ऊष्मा गति के नियम पे काम करता है। विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर फैराडे के नियम पे काम करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, एसटीडी, आईएसडी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करते हैं। देन वायुयान, एरोप्लेन, ये बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देन नाभिकीय रिएक्टर, ये नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। जल विद्युत संयंत्र, गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसमें, जल विद्युत संयंत्र में, क्योंकि जल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। लेजर, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। कण त्वरक, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की सोनार। पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। चिकित्सा में एक्सरे मशीन, एक्सरे किरणों का उत्पादन। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क। That's it. With this, we are done with our chapter 1. Do write in your copies.